बच्चों, जैसा कि इतिहास का पहला चैप्टर चल रहा है उसमें कुछ पॉइंट्स बचे हैं, कुछ टॉपिक बचे हैं जिनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो उसमें एक टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, ठीक। जर्मनी का एकीकरण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, क्योंकि इस पे इस बार क्वेश्चन आया भी था और संभावना ये रहती है कि अक्सर आ जाता है क्योंकि महत्वपूर्ण है ज्यादा। तो इसको अगर हम देखें तो 1815, जैसा कल हम लोगों ने देखा था कि 1815 में नेपोलियन का पतन हो जाता है, यानी नेपोलियन पराजित हो जाता है। इससे पूर्व नेपोलियन ने जर्मनी के जो राज्य थे इधर उधर विस्तारित थे, अलग थे, उनको जोड़कर एक संघ बनाया था जिसको जर्मन संघ कहा जाता था। इसमें 39 राज्य थे, यानी कि 39 राज्यों का एक संघ बनाया था नेपोलियन ने। इसके पतन के बाद से लेकर 1870 ईस्वी तक, जर्मनी के एकीकरण तक, ये द्वंद्व चलता रहा। इसका जो कारण था वो ये था कि नेपोलियन के पतन के बाद जो प्रतिक्रियावादी या हम कह सकते हैं जो रूढ़िवादी लोग थे, उन्होंने पुनः इसको विभाजित कर दिया। विभाजित करने के बाद इसका जो अध्यक्ष था या कह सकते हैं चांसलर, वो मेटरनिक को बनाया गया। मेटरनिक कहा जाता है, मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था, यानी ये कभी भी आलोचना सुनना पसंद नहीं करता था और ना ही सुधारों की वकालत सुनना पसंद करता था। ये सिर्फ उठने वाली आवाज को दबाने में विश्वास रखता था, ठीक। इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि ये कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि जो जर्मन संघ है वो एकजुट होकर एक राष्ट्र बने, ठीक। इतना हो गया। अच्छा, एक राष्ट्र जो बनना चाहते हैं, जर्मन के संघ जो है वो मिलकर एक राष्ट्र के रूप में आना चाहते हैं विश्व में, तो उसको आने से ये लोग रोक क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है, तो मैं बता दूं कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये सभी जो शक्तिशाली देश थे यूरोप के, वो ये जानते थे कि यदि जर्मनी का एकीकरण हो गया तो वो एक बड़े भूभाग पर एक विस्तृत साम्राज्य होगा और एक विस्तृत साम्राज्य यूरोपीय व्यवस्था जो है, यूरोप महाद्वीप है, उसकी व्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। प्रभावित वो किसी भी पक्ष में, पॉजिटिव वे में भी कर सकता है और नेगेटिव वे में। तो इसलिए चाहते थे कि अगर ये बिखरे पड़े रहेंगे तो कभी भी हमारे अस्तित्व को खतरा उत्पन्न नहीं होगा, ठीक। लेकिन होता क्या है, 1830 ईस्वी की एक छोटी सी क्रांति की घटना से पूरे जर्मन संघ में एक राष्ट्रवाद की भावना पनपी, यानी राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और अधिकांश जनता एक शासक के नेतृत्व में आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इन सबको एक साथ ला पाना इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि इन सब में भाषा के आधार पर, समुदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, इन सब के आधार पर विभाजन था। अलग अलग सभ्यता, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग व्यवस्थाओं में रहने वाले लोगों को इस बात का भय था कि यदि हम किसी व्यवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं तो हमारी जो व्यक्तिगत संस्कृति है वो विनष्ट हो जाएगी, छिप जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन ये एकीकरण महत्वपूर्ण था, आवश्यक था। उसका कारण दूसरा मैं बता देना चाहता हूं। उसका कारण यह था कि यदि देखा जाए कोई देश अलग अलग क्षेत्रों में बटा है तो उसके अलग अलग शासक होते हैं। अलग अलग शासक होने से उनकी जो कर व्यवस्था होती है,
वो बड़े स्तर पर होती है, जगह जगह पर कर लगते हैं, एक वस्तु पर 10 जगह कर, तो ये अधिभारी तो बढ़ रहा है। ऐसी चीजें होती हैं। आर्थिक गतिविधियां बहुत विस्तृत स्तर पर नहीं हो पाती हैं, और भी बहुत सारे जो होते हैं विकास कार्यक्रम, विकास होता है वो भी प्रभावित होता है, वो भी प्रभावित होता है। इस कारण कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना ने इन सबको एक साथ आने के लिए प्रेरित किया। और 1862 ईस्वी में जब फ्रेडरिक चतुर्थ बीमार होता है, तो वो अपनी शासन व्यवस्था अपने भाई विलियम प्रथम को सौंप देता है। ये जो फ्रेडरिक चतुर्थ है, ये शासक कहाँ का था? सबसे महत्वपूर्ण बात ये, तो ये शासक था प्रसा का। प्रसा जो जर्मन संघ का ही एक राज्य है, जर्मन संघ का एक राज्य है प्रसा, उसका ही शासक है। और काफी हद तक ये संभावना भी व्यक्त की जा रही थी कि जब भी जर्मनी का एकीकरण होगा तो वो प्रसा के हस्तक्षेप से ही होगा। यानी कहीं ना कहीं प्रसा इतना शक्तिशाली था कि यदि वह हस्तक्षेप करे या वास्तव में वो प्रयास करे तो कहीं ना कहीं जर्मनी को अपने एक साथ जोड़ सकता था। ठीक, इसने क्या किया? विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया। ठीक, अब जब बिस्मार्क चांसलर नियुक्त होता है तो बिस्मार्क यहीं से दिमाग लगाता है कि क्या ऐसा किया जाए कि जो ऑस्ट्रिया का प्रभाव हमारे जर्मन संघ पर है वो कम हो, और ऑस्ट्रिया का जब प्रभाव कम होगा तभी हम अपने सभी क्षेत्रों को एक साथ जोड़ पाएंगे। क्योंकि जब तक ऑस्ट्रिया का प्रभाव हमारे क्षेत्रों पर रहेगा तब तक जोड़ पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जैसे प्रसा प्रयास करेगा सबको एक साथ लाने के लिए, वैसे ही ऑस्ट्रिया से प्रसा का युद्ध शुरू हो जाएगा। और प्रसा इतना ताकतवर नहीं है कि ऑस्ट्रिया से मुकाबला कर पाए, इस कारण प्रसा पराजित हो जाएगा और एकीकरण की व्यवस्था जो एक बार फिर रखी रह जाएगी। तो ऐसे में इसने क्या किया? जिसको चांसलर नियुक्त किया गया, तो ये जाता है 1862 में ही सेंट पीटर्सबर्ग जाता है दूत बनकर जाता है, और वहां पर अपनी चालाकी से जो रूस के अधिकारियों से मित्रता कर लेता है। अब ये गया सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पर रूस के अधिकारियों से मित्रता कर ली, और मित्रता करने का जो कारण था वो यह था कि जो रूस है, यहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये सब ऑस्ट्रिया ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रिया के सबसे नजदीक फ्रांस है, और अगर ऑस्ट्रिया के ऊपर संकट आता है, प्रसा प्रयास करता है कि ऑस्ट्रिया का प्रभाव अपने जर्मन संघ से खत्म करके जर्मन को अपने साथ मिला लिया जाए, तो इस ऑस्ट्रिया की मदद के लिए सबसे पहले फ्रांस आएगा। तो इसीलिए इसने क्या किया? बिस्मार्क ने रूस से मित्रता कर ली, बेहतर वाली, अच्छी वाली मित्रता कर ली, एकदम फ्रेंडशिप। उसके बाद में क्या होता है कि इस ऑस्ट्रिया को अब एक तरफ तो इसका कट गया। ठीक, अब अगर रूस प्रसा के साथ चला जाता है तो कहीं ना कहीं ये फ्रांस एक बार डरेगा ऑस्ट्रिया की मदद करने से, और यही होता है आगे चलकर प्रसा के नेतृत्व में इस संपूर्ण व्यवस्था का, यानी जो जर्मन संघ है उसका एकीकरण आरंभ होता है, और ऑस्ट्रिया उस क्षेत्र से बाहर हो जाता है। इस प्रकार ये व्यवस्था 1870 में पूर्ण होती है, और इसी के साथ
के साथ जर्मनी का एकीकरण भी पूरा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये देखने वाली है कि नेपोलियन के पतन के बाद से प्रतिक्रियावादियों का प्रभाव बढ़ता है। जर्मन संघ जिसका एक संघ बनाया था नेपोलियन ने, उसका पुनः विखंडन कर दिया जाता है प्रतिक्रियावादी लोगों के द्वारा, और उसकी अध्यक्षता जो है वो चांसलर मेटरनिख को दे दी जाती है। चांसलर मेटरनिख इस व्यवस्था को देखता है, लेकिन जर्मन में राष्ट्रवादी जो भावना है वो पनपती है। कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति से या विभिन्न देशों की जो उदारवादी व्यवस्थाएं संचालित हुई उससे प्रभावित होकर पनपती है। और 1830 में एक छोटी सी क्रांति से यह इस समय कई शासकों को उदारवादी व्यवस्था लागू भी करनी पड़ी थी, लेकिन वो लंबे समय तक चल नहीं पाई थी। तो यहाँ पर एक राष्ट्रवाद की भावना पनपती है और उसके बाद में ये सब संगठित होते हैं। लेकिन संगठित होने से पूर्व इनको डर इस बात का था कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया का प्रसा से जब मुकाबला होगा तो प्रसा जो है पराजित हो जाएगा। तो ऐसे में आवश्यक है कि ऑस्ट्रिया को पहले कमजोर कर दिया जाए, इस जर्मन संघ से निकालकर उसको बाहर कर दिया जाए, इस जर्मन संघ पर उसका प्रभाव खत्म कर दिया जाए, जिससे हम क्या हो सके कि आगे जब प्रसा के नेतृत्व में सभी राज्यों का संघ बनाने लगे या उनको एक राष्ट्र के रूप में पिरोने लगे, तो ऐसी स्थिति में हमें ऑस्ट्रिया का मुकाबला न करना पड़े। और ऑस्ट्रिया का मुकाबला न करना पड़े और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको कोई मदद देने वाला भी ना मिले। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक सेंट पीटरबर्ग के सम्मेलन में जाकर रूस के शासकों से मित्रता कर ली, रूस के अधिकारियों से मित्रता कर ली, और एक तरह से इस ऑस्ट्रिया को कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने का काम किया। ठीक, तो इसी के साथ जर्मनी का एकीकरण समाप्त होता है। थैंक यू।